किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, क्या करे है कि बेटी वारिस है तो बेटो अगर वारिस है तो बेटियां पारस है, बेटो अगर वंश है तो बेटी भी तो आप ही को अंश है, बेटो अगर आन है मान है तो बेटियां शान है गुमान है। क्या करे है कि बेटो अगर संस्कार है तो भाई बेटी तो पूरी संस्कृति है। और ई खातिर ही शायद क्या करे है कि बेटा अगर भाग्यसु हुआ है तो बेटियां सौभाग्यसु हुआ है। तो आपने बा बेटिया ने सुरक्षित राखनो है, बा बेटिया ने लिखाणो पढ़ाणो और आर्थिक स्थिति सु अतरो मजबूत बनानो है कि वे कदे ही जीवन में हार को नहीं देखे, वे जिंदगी जीवन में आगे बढ़ता ही जावे। और ई खातर ही आज की चौपाल में मैं आपकी खातर ले रहा यहाँ राज्य सरकार का निसु चलायो गयो एक प्रयास, जिसु वे बेटिया ने सुरक्षित राख सके, शिक्षित कर सके और वहाँ का स्वास्थ्य ने मजबूत बना सके। और वो प्रयास है लाडो प्रोत्साहन योजना। तो आज की चौपाल में आप यही विषय पर चर्चा कराला कि आज जो योजना है और जो अभियान है कि लाडो प्रोत्साहन योजना आ कहीं है, किया शुरू हुई और आज आ क्रिया क्रियान्विति सु आगे बढ़ रही है। और चौपाल में आज सब पर जानकारी देवा खातर आज अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। आप है उपनिदेशक महिला एवं अधिकारिता विभाग में और इरे साथे साथे ही आप है राज्य नोडल अधिकारी लाडो प्रोत्साहन योजना में। अब आप जाना कि जो बेटियां अपनी संस्कृति की, अपने संसार की अति सुंदर कृति है, बा कविता है जो कविता एक बार रची जावे है लेकिन बा रोशन दो दो घराना करे है। तो ई पर आप जाना का जो लाडो प्रोत्साहन योजना है आ कहीं है और कई उद्देश्यों के साथ ये शुरुआत हुई। सही कहा आपने, जो भी पोएम बोली है सार्थक है और ये लाडो प्रोत्साहन योजना में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट भी होती है। जो आपने जो पंक्तियों की भावना है वो हमारी योजना में जो हमारे अलग अलग माइलस्टोन्स है जिसमें हम चर्चा करेंगे वो यही साबित करती है कि हाँ, समाज के लिए बेटियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है और लड़के और लड़कों के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो और लड़कियों को भी समान दर्जा मिले, उनके समान अवसर मिले, उनको भी आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करें। परिवार अपने स्तर पर करते हैं। अब इस लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि हम अलग अलग माइलस्टोन्स पर बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, सहयोग करें, उनको प्रोत्साहित करें। तो बस सुंदर कृति जो संसार की, जो ईश्वर की सुंदर कृति है बेटियां,
लाडो रानी अपनी जो है बी की खातर सरकार आ प्रोत्साहन की योजना लाई है, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो अब आ जान आ तो दिखती बात है कि लाडो प्रोत्साहन योजना पूरी तरह बेटियां की खातर समर्पित है, लेकिन आ योजना किया आगे बढ़ रही है, इसका कई उद्देश्य है, बे सगली बातें आप कार्यक्रम में जान तो अब आप जाना कही कि कई विशेषताएं है जहाँ माध्यम से ये योजना ने शुरू करो गयो। देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना, जैसे सबसे पहले तो वर्ड आता है लाडो, प्रोत्साहन, तो यानी कि हमारे जो बेटी है उसको प्रोत्साहित करना है और उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है वही भावना रखी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो बहुत वाइड और विस्तृत उद्देश्य हैं, ताकि बेटियों को हम हर एक स्तर पर चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकें। अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो का एक डेटा आता है, शिशु लिंगानुपात, जो कि 0 से 6 साल के एज ग्रुप में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है ये दर्शाता है। तो 1961 से लेके और 2011, यानी अभी तक 2011 तक की जनगणना हुई, उसके बाद हुई नहीं, तो ये पाया गया कि 1961 से लेकर और 2011 तक लगातार जो लड़कों के बनिस्पत लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। भारत की हम अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम इस डेटा की बात करें तो 918 है और राजस्थान में 888 है। तो आप देखिए कि एक तरफ हम कहते हैं कि समाज रूपी जो उपवन है वो बेटियों के बिना अधूरा है, कोई भी समाज बिना बेटियों और महिलाओं के नहीं बन सकता, ना विकसित हो सकता है। तो ऐसे में अगर संख्या लगातार गिर रही तो कहीं ना कहीं ये एडवर्स बायोलॉजिकल बैलेंस है, उसके विपरीत है ये। तो एक तो ये रखा गया कि लड़कियों की जो घटती संख्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो शिशु लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो इस तरह से एक आर्थिक संबल परिवारों को दिया जाए। तो एक तो ये ध्यान में रखा गया। दूसरा, इसमें जो लाभ दिया जा रहा है वो संस्थागत प्रसव पर दिया जा रहा है, यानी कि जो बच्ची अगर पैदा होती है सरकारी अस्पताल या जो हमारे अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थान है वहाँ, तो इसमें यह तय किया गया कि जो संस्थागत प्रसव है उसको भी हम लोग बढ़ावा दें, क्योंकि कई बार जो घरों में प्रसव होता है तो उसमें मदर की डेथ होती है, बच्चों की भी डेथ होती है। तो अगर हम वो बात करें कि मातृ मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम ये डेटा देखें तो 97 है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर लगभग 97 माताओं की डेथ हो जाती है। राजस्थान में 113 है। तो ये भी रखा गया कि सबसे पहले माता को सुरक्षित किया जाए ताकि सुरक्षित बेटी पैदा हो सके। तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है, संस्थागत प्रसव होगा तो ही लाभ शुरू होगा। इसके अलावा मैंने बात की कि हमारा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है उसको इम्प्रूव करना है, और इसके अलावा जो ANC है, एंटीनेटल चेकअप है, जो प्रसव से पहले की जो जांचें होती है उसमें भी सुधार करना है। जैसे हम भारत का अगर एवरेज देखें तो 88% जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका ANC होता है, और राजस्थान के अंदर तो अच्छी बात है कि हम लोग इस योजना के माध्यम से इम्प्रूव कर पाए, लगभग 95% हो गया। तो कुल मिला के बात ये है कि इस योजना का उद्देश्य ये है कि बेटियों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करना, माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, उनकी जो शिशु लिंगानुपात है उसको बढ़ाना और उनके पोषण और टीकाकरण को सुनिश्चित करना। इसके अलावा जो स्कूली शिक्षा है उसमें सुधार करना, और इसमें यह भी तय किया हमने कि स्कूली शिक्षा के बाद में जो हायर एजुकेशन को लेके कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने में परिवार की कई बार ये होता, कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से नहीं है, तो उसमें ये तय किया गया कि भी हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार बच्चों को प्रमोट करेगी, और हायर एजुकेशन अगर प्रमोट होगा तो बाल विवाह में भी कमी आएगी। तो राजस्थान में जो बाल विवाह की कुरीति और जो अपराध है वैसे भी कई सारे आंकड़े कई आखातीज के स्तर पर आते हैं। तो हमें ये तय करना है कि इस योजना के माध्यम से चरणबद्ध रूप से बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक सारे प्रयास करने हैं, उनके पैरामीटर्स में सुधार करना है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से आप देखा तो आज योजना है पूर्णतः बेटियां की खातर व लाडो रानिया की खातर समर्पित है। जो बेटियां संसार में आई है तो बाको जीवन जो है बाने सफलता के साथ, स्वस्थता के साथ बाने सुनिश्चित करो जावे कि वह आगे बढ़े, लेकिन एक अच्छा स्वास्थ्य के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ आगे बढ़े ताकि वह सफलता का कदम आगे बढ़ा पावे। अब आप जाना कि जो प्रावधान आपने बता दिया मोटा मोटा, तो लेकिन जो मोटा रूप से का प्रावधान है कि बाने जो लाभ दियो जा रहे हो, सुनिश्चित करो जा रहे हो, वो कई तरीका से बाने दियो जावे लो। देखिए, लाडो प्रोत्साहन योजना में जन्म से लेकर
21 साल तक बेटी की आयु पूरी हो और उसकी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए 7 चरणों में 1.5 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि पोर्टल के ऊपर जब बेटी जन्म लेती है और उसको पहली किस्त हम देते हैं तो उसके साथ में एक संकल्प पत्र भी देते हैं। संकल्प पत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से परिवार के लिए बधाई संदेश है कि भी बेटी पैदा हुई है तो बधाई, और एक समाज की अनमोल धरोहर है तो सहेज कर रखने में परिवार और समाज और सरकार सबकी भागीदारी है उसमें। तो हम अलग अलग स्तर पर 1.5 लाख रुपए 7 चरणों में बेटी पैदा हुई है तो बेटी के प्रोत्साहन के रूप में हम लोग देंगे, ये संकल्प है। तो संकल्प पत्र भी डिजिटली पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। तो ये तो पहली जब किस्त देते हैं तब देते हैं। इसके अलावा पहली किस्त तब दी जाती है जब संस्थागत प्रसव हो, जैसा मैंने पहले भी बताया। संस्थागत प्रसव हो या तो सरकारी अस्पताल में हो या जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत एक्रीडेटेड निजी चिकित्सा संस्थान हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ भी पहली किस्त हम देते हैं। पहली किस्त की राशि 2500 रुपये होगी। दूसरी किस्त देंगे जब 1 साल की हो जाएगी बच्ची और उसका पूरा टीकाकरण हो जाएगा, क्योंकि हमें ये भी इम्प्रूव करना है कि उसका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो और उसका पोषण भी प्रॉपर हो। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद में 2500 रुपये की दूसरी किस्त हम बैंक खाते में देते हैं। ममता कार्ड में टीकाकरण की एंट्री होती है, इंदिराज होता है, तो हमें पता लग जाता है कि सारे टीके बच्ची को लग गए हैं। दूसरी किस्त हो गई। अब बहुत ही बढ़िया बात है कि मतलब स्वास्थ्य को जो भी की निगरानी है वो विभाग आ कर रही है कि बच्चा ने स्वास्थ्य अच्छो मिले कद मिलसी जब टीकाकरण पूरो हो सी तो इसकी शुरुआत से ही शुरुआत कर दी जावे। कहते शुरुआत में अगर टीकाकरण पूरो करवा छो तो स्वास्थ्य तो भी को आगे अपने आप ही बढ़िया चाल सी। और जो संस्थागत प्रसव की बात करिए वो पहलो पड़ाव है, ये योजना को लाभ उठावा को वो पहलो पड़ाव है संस्थागत प्रसव। तो जो इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो संस्थागत का प्रसव का प्रयास जो कराया जा रहा है बी के खातिर विभाग कहीं कर रहे है, बाने जागरूक क्या करे, बाने क्या समझाइश करे कि संस्थागत प्रसव ही जरूरी है। देखिए, संस्थागत प्रसव जरूरी इसके लिए एक तो केंद्र सरकार की जो जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ भी संस्थागत प्रसव होने पर ही दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना उसमें अलग प्रावधान है और अपनी लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में भी एक मैंडेट है कि भाई हमें संस्थागत प्रसव के माध्यम से ही चीज़ों की जागरूकता के प्रयास करने हैं। तो ये तो हुए सरकारी स्तर पर प्रयास। इसके अलावा हमने कई सारी योजनाओं में विभाग के स्तर पर सोसाइटी के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से जन जागरूकता के अभियान भी चलाए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में चलाए हैं। इसके अलावा और भी हमारे कई सारे प्रयास हैं जो अगर समय रहा तो अपन उन प्रयासों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, कि हमारे हिसाब से गाँव में अगर प्रयास की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संस्थागत प्रसव के चारू में जो बातचीत रहे है बा रेवा आंगनबाड़ी के चारू में। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी भूमिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी भूमिका है क्योंकि हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं वो भी। और इसके अलावा हमारे विभाग में हर एक ग्राम पंचायत के ऊपर एक साथीन होती है, तो वो साथीन का काम ही यही है कि हमारी सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं, स्वास्थ्य के लाभ के संबंध में बताएं और अलग अलग जो कैंपेन लगते हैं उनमें भी उनकी भागीदारी होती है। तो चूंकि ग्राम पंचायत के एरिया के अंदर साथीन का डेली रूटीन का काम होता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो आंगनबाड़ी पर आ रही हैं नहीं आ रही, उनका रिकॉर्ड सब होता है। तो उनको इस हमारी साथी ने जो है वो इनका जानकारी भी देती हैं कि इस योजना के क्या लाभ होंगे, कैसे योजना का लाभ लेंगे, संस्थागत प्रसव के क्या फ़ायदे हैं। तो हमारी फील्ड फंक्शनरीज पूरी तरह से इसमें सहभागी है, जुड़ी हुई है। और तो निश्चित रूप से फायदो तो होना ही है कि संस्थागत प्रसव करासियो तो आपने कोई भी तरह की दिक्कत को नहीं रहती, बच्चों जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित और स्वस्थ रहसी। तो स्वस्थता के साथ आगे बढ़सी तो बात तो आगे अपने आप अच्छी रहसी और अच्छी बढ़सी। अब आप 2 किस्ता की बात तो आप जान ली कि पहलो प्रसव जब संस्थागत प्रसव हो सी जब पहली किस्त आ जासी और दूसरी किस्त आसी जब आप बच्ची का साल भर को जो टीकाकरण कार्ड है वो पूरा करवा ले शो, पूरा टीका भी का लगवा ले शो। अब बात करा आप तीसरी किस्त की, जो तीसरी किस्त आसी सरकार का निशुल्क लाडो प्रोत्साहन योजना में बा कद आसी। देखिए, पहली 2 किस्तों की बात हो गई, अब बच्चे को स्कूल भी भेजना है। हमने स्वास्थ्य के और पोषण की बात कर ली, अब बच्चे को स्कूल भेजना है। तो स्कूल कब लगभग 5 साल की बच्ची हो जाती है तब। तो पहली क्लास में जब बच्ची प्रवेश लेगी तो तीसरी किस्त का लाभ हम देंगे। और यहाँ ये एक अच्छी बात यह है कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, परिवार फैमिली जिस भी स्कूल में पढ़ाना चाहे सभी स्कूलों में तीसरी किस्त का लाभ देंगे, 4000 रुपये देंगे उसमें। और स्कूल
सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप संबंधित बालिका तक ये लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। तो अलग से कोई फॉर्म भरने की, आवेदन की आवश्यकता वहाँ नहीं है। जब स्कूल में एडमिशन बच्ची लेगी तो उसी फॉर्म के माध्यम से सारी औपचारिकता हम लोग पोर्टल के माध्यम से पूरी कर लेते हैं। तीसरी किस्त की बात हो गई। चौथी किस्त देंगे जब 6th क्लास में बच्ची आएगी, तो 5,000 रुपये की राशि उसमें देंगे। वो सेम वही चीज़ है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। इसके अलावा 4 किस्तों की बात होगी। 5वीं किस्त देंगे हम जब 10th क्लास में बच्ची आएगी। 10th क्लास में आएगी तो बच्ची, तब हम उसको 11,000 रुपये देंगे। और इसी तरह से फिर 12th में होगी बच्ची, तब हम उसको 25,000 देंगे। और जो हायर एजुकेशन को हमने बात करी थी कि हायर एजुकेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे, तो जब 21 साल की कंप्लीट हो जाएगी, हायर एजुकेशन हो जाएगी उसकी, तब हम उसको 1 लाख रुपए, जो अंतिम किस्त है, 7वां चरण है, वो हम 1 लाख रुपए देते हैं। इस तरह से 7 चरणों में 1.5 लाख रुपए की राशि हम लोग अलग अलग माइलस्टोन पर देंगे। पहले जन्म पर, दूसरा 1 साल पर, फिर पहली क्लास में, फिर 6ठी क्लास में, फिर 10th क्लास में, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में। तो ई प्रकार से 7 किस्ता का रूप ना आपने फायदो दियो जावलो। 7वीं किस्त कर दी जावली जब बच्ची की शिक्षा पूरी हो जावली, व 21 साल की पूरी हो जावली जब बिका खाता में पैसा आवला 1 लाख रुपया। अब जो आप बात कर रहे हैं कि जो प्रसव संस्थागत करा लियो, सगली बातें वो पूरी कर ली। अब आज जो समस्या है, एक माँ के खातर मैं जानना चाहूँ कि कोई माँ है जो 12 दूसरा राज्य से आई है और अठे राजस्थान का प्रदेश का व्यक्ति ब्याह करी है, तो कहीं बी की बच्ची ने भी असुविधा मिलली? हाँ, देखिए, इसमें प्रसूता यानी कि महिला, मदर, वो राजस्थान की मूल निवासी हो। अगर बाहर की महिला राजस्थान के किसी व्यक्ति से शादी होती है तो यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट बनेंगे। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हमारे लिए पर्याप्त है। उसके अलावा अगर जन आधार में वो अपना नाम जुड़वा ले, आधार बनवा ले, अगर नहीं भी है तो परिवार के जन आधार में अगर नाम जुड़ता है और यहाँ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होता है तो ये सफिशिएंट है। इसके अलावा जो बैंक खाता परिवार उपलब्ध कराएगा तो कहीं दिक्कत नहीं। वो राजस्थान की मूल निवासी यहाँ विवाह उपरांत हो जाती है तो उनके भी जो बच्ची होगी तो उसको भी लाभ हम लोग देंगे। लाभार्थी के खातर और कहीं पात्रता होनी चाहिए कि वो ये योजना को लाभ उठा सके? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। कई बार ये दिमाग में आता है कि किसी योजना का लाभ लेने के लिए पता नहीं क्या क्या तो आवेदन भरना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहाँ जमा करवाना है, किसका वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये सवाल उठना लाजमी है, ऐसा होता भी है। तो सबसे अच्छी बात, इस योजना का लाभ लेने के लिए हमने कोई फॉर्म नहीं रखा, कोई फॉर्म का प्रावधान नहीं रखा। सरकार सुनिश्चित करेगी कि योजना का लाभ लाभार्थी तक कैसे पहुंचे। अब ये सवाल दूसरा आता है कि साहब फिर सरकार क्या कैसे लाभ देगी? तो देखिए, जब प्रेग्नेंट होती है महिला तो वो स्वास्थ्य जांच के लिए हेल्थ सेंटर्स पर, हॉस्पिटल्स में, आंगनबाड़ी सेंटर्स पर से जाती है, तो एक ममता कार्ड बनता है। तो ममता कार्ड में उनकी सारी डिटेल होती है, तो वो हमारे जो आंगनबाड़ी या फील्ड फंक्शनरीज या हॉस्पिटल में वो लोग देते हैं। तो जब वो पहली जांच के लिए आती है, जिसको हम ANC कहते हैं, पहली जांच के लिए आती है, उस समय हम लोग कह देते हैं कि भाई आपके पास में जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो दे दो या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र दे दो। इसके अलावा जन आधार, देखिए, राजस्थान के अंदर जितनी भी DBT स्कीम्स है उनका लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो हम ये कहते हैं कि आप जन आधार कार्ड जमा करवा दो। तो हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज है या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमने मूल निवास प्रमाण पत्र ले लिया या विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ले लिया, उसकी बैंक खाते की डिटेल ले ली, उसका जन आधार कार्ड ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, तो हमारे पास में सारी डिटेल्स आ गई। ममता कार्ड बनी गया, उसी टाइम पर उसकी PCTS ID भी बन जाती है। तो उसको हम मैनुअल लेकर हमारे जो कार्मिक है फील्ड के जो हॉस्पिटल्स में हैं तो वो उसको पोर्टल पर इंदराज कर देते हैं। अब पोर्टल पर इंदराज कर देते हैं तो जब डिलीवरी होती है तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तब डिलीवरी के टाइम के ऊपर जब लड़की होती है तो वो लड़की की सूचना पोर्टल के ऊपर अपडेट कर देते हैं कि भाई ये नाम था, ये PCTS ID थी, ये यहाँ के रहने वाली है, तो इनकी लड़की हुई है। तो हम ये देख लेते हैं कि इनको लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ हमको देना है। तो बैंक अकाउंट डिटेल हमारे पास पहले से होती है, उसमें हम पहले किस्त 2500 रुपये का लाभ दे देते हैं। अब देखिए, इसमें अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ा। ANC के लिए वो हॉस्पिटल जाएगी और वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाएगी, संस्थागत प्रसव पे हम लोग लाभ दे रहे हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा।
इसके अलावा फिर बात आती है कि भाई दूसरी किस्त का लाभ कैसे देंगे। तो ममता कार्ड जो देते हैं उसमें वो टीकाकरण इंदिराज करते हैं, हर बार जैसे हॉस्पिटल गए टीका लग गया वो उसमें हो गया, और वही फिर ममता कार्ड के आधार पर एंट्री पोर्टल पर हो जाती है। तो जब हमको ये लगता है कि हाँ भाई साल भर में ये टीके लगने थे, ये टीके लग गए हैं, पोर्टल पर दिख रहा है, ओके करता है, और फिर बाद में हम लोग उनके बैंक खाते में वो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हो गया। अब देखिए तीसरी किस्त का लाभ कैसे देंगे, उसमें हमें लगता है कि लोगों को लगता होगा कि कैसे ढूंढेंगे। कुछ पेरेंट्स को कुछ नहीं करना, सब सरकार करेगी, डिपार्टमेंट करेगा, हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? बच्ची कहीं तो एडमिशन लेगी, चाहे तो सरकारी स्कूल में लेगी और चाहे प्राइवेट स्कूल में लेगी। तो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने वाली बच्चियों का डेटा साला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होता है। एक वो फॉर्म भरवाते हैं स्कूल वाले, तो वो फॉर्म उसके ऊपर अपलोड होता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, उसके ऊपर सारा डेटा होता है। हमने ये किया कि प्राइवेट स्कूल पोर्टल और साला दर्पण इन दोनों को इंटीग्रेट करवा दिया, और जो पहली और दूसरी किस्त का लाभ देने के लिए हमारे पास में जो पोर्टल था, ओजस पोर्टल बोलते हैं उसको, ओजस पोर्टल को इन दोनों पोर्टल से इंटीग्रेट करवा दिया। तो जो पहली और दूसरी किस्त का जो लाभ लिया बच्ची ने, वो डाटा ऑटोमेटिक ही ओजस पोर्टल से और साला दर्पण पे चला गया। तो अब जैसे 5-6 चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, भाई जन आधार नंबर क्या है, वो तो यूनिक होता है, आधार नंबर क्या है, यूनिक होता है, या मोबाइल नंबर, फैमिली डिटेल्स, कुछ भी 5-6 चीज़ें हमने चेकलिस्ट बना रखी है। वो डालने पर जब पूरा कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो वो उसकी डिटेल्स आ जाती है। तो हमें ये पता लग जाता है कि हाँ ये बच्ची आई थी और इसको 2 किस्तों का लाभ मिल गया था और ये स्कूल में एडमिशन लिया है, तो इसको हमें लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किस्त का लाभ देना है। तो इस तरह से हमने ये तय किया। इसी तरह से आगे की प्रक्रिया हम लोग स्कूल एजुकेशन में कंप्लीट करेंगे। तो स्कूल में एडमिशन लेगी तो हमें तीसरी किस्त का लाभ देना है, उसके लिए भी कोई अलग से आवेदन या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं। स्कूल या हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो खुद सारी चीज़ें देखते हैं। भारत जो समझ में आई मोटी मोटी बात आ समझ में आई है कि एक अकेलो विभाग को नहीं है जो इको संचालन कर रही है। हाँ, खुद विभाग दूसरा विभागन आपके साथ जोड़ रहे हो है और बांसु जो जानकारियां है बाने प्राप्त कर रहे हो है और पचा आप तक लाभ पुगावा की कोशिश कर रहे हो है। तो विभाग तो अच्छे प्रयास कर रहे हो कि सगली जानकारियां खुद ही जुटा रहे हो है। तो आपने तो केवल जागरूकता रखनी है योजना की, और जो शुरुआती जो आपने शर्तें बता रही है बाको शर्तें के साथ अपन आगे बढ़ना है कि संस्थागत प्रसव कराना है, टीकाकरण कराना है, बच्चे की पढ़ाई पूरी करानी है, एक सगली बातें आपने विभाग के साथ चलना है। और जो आपने खातर 1.5 लाख रुपया को प्रावधान है वो आपने जरूर मिल जासी। अच्छा, आपने एक शर्त की बात कही, मैं अभी वो भी क्लियर कर दूं कि देखिए ये योजना इतनी वाइड और विस्तृत है जिसमें कम से कम हमने बंधन रखे हैं। कोई भी परिवार हो, चाहे वो इनकम टैक्स पे ही हो, इनकम टैक्स पे नहीं करते हो, सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बच्ची का जन्म या तो सरकारी अस्पताल में हुआ हो या फिर हमारे जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो। इसके अलावा अगर पेरेंट्स नौकरी में भी हैं तो भी कोई लाभ में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा किसी भी जाति, धर्म, किसी वर्ग, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। इतनी अच्छी योजना है कि हम सभी को, जो सरकार, राज्य सरकार है, खुले मन से इसका लाभ देने का प्रयास करती है और हम लोग कर भी रहे हैं। तो इसमें यह है कि किसी प्रकार के कोई विशेष डॉक्यूमेंट हमने इस तरह का नहीं रखा है जिससे कि लाभ से बच्चे को वंचित किया जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगभग 6.5 लाख के लगभग बच्चियां होती हैं सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिला के। तो हम लोगों ने तय किया है कि लगभग 5 लाख बच्चियों को इस योजना का लाभ हम देंगे, क्योंकि जो बच्चियां छूटेंगी वो होंगी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं जिनका एक्रीडेशन नहीं होता। बाकी जो एक्रीडेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल, उनको सबको कवर करते हुए लगभग 5 लाख बच्चियों तक हम लोग इस योजना का लाभ पहुंचाएंगे। जो आंकड़ों आप मैंने बता रहा हो, जो लक्ष्य आप तय कर ये योजना की शुरुआत करी, तो बाने खटे तक प्राप्त कर पाया, आंकड़ा पूरा प्राप्त कर पाया? हाँ, देखिए एक तो अच्छी बात बताऊं कि ये हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए चलने वाली सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है, जिसमें इतनी बड़ी कोई भी स्कीम नहीं है जिसमें कि इतनी बच्चियों का कवरेज हो एक साथ, और सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम है और राज्य सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है। जैसा मैंने बताया कि 6.25 लाख के लगभग होती है और 5 लाख तक बच्चियों को हम लोग लाभ देते हैं। हमने लगभग 4 लाख बच्चियों को लाभ अब तक दे भी दिया है हमने, और ये रूटीन प्रक्रिया है। जैसे जैसे अपडेशन होता है पोर्टल, वैसे वैसे लाभ दैनिक आधार पर, डेली बेसिस पर हम लोग लाभ देते हैं।
जी आप कह रही हो प्रयास तो काफ़ी अच्छा है, लक्ष्य की तरफ काफ़ी अच्छा कदम विभाग उठा रही है, लेकिन फिर भी बात करा कि विभाग की जो इस संपूर्ण प्रक्रिया पर मॉनिटरिंग की निगरानी करी जावे है तो बाकी तरीका से करियो जावे है कि खटे तक लाभ पुग्यो खटे तक को नहीं पुग्यो। हाँ, ये देखिए, एक तो सारा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन है, कहीं पर भी हम कैश या चेक के रूप में भुगतान नहीं करते हैं, ऑनलाइन जाता है, सारी डिटेल मैच हो जाती है, तभी हम लोग वेरिफिकेशन के बाद में भुगतान करते हैं। तो हॉस्पिटल लेवल पर पहले ही बात तो सारी चीज़ हो गई। फिर बाद में पोर्टल लेवल पर जब पेमेंट रिलीज होता है तो उसको दोबारा से हमारे अधिकारी उसको चेक करते हैं कि ये डेटा सारा मैच हो रहा है। उसके बाद बैंक अकाउंट में भी जो डिटेल होती है वो भी मिलान किया जाता है कि भाई बैंक डिटेल है में लाभार्थी का नाम सही है, वही है, IFSC कोड है, वो है, तो पात्र वास्तविक लाभार्थी तक वो लाभ पहुंचता है। अब क्या है कि सरकार ने इसको फ्लैगशिप योजना के रूप में शामिल किया है, तो हर महीने इस योजना की मॉनिटरिंग होती है, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर भी होती है और हमारे विभाग के स्तर पर भी होती है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के स्तर पर भी हर महीने इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा जो हमारे संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, जब वो भी जिस जिले के प्रभारी होते हैं वो भी इस योजना को मॉनिटर करते हैं। जब वो जिले सारे संभाग के सारे जिलों की मीटिंग लेते हैं, तब हमारे मंत्रीगण जब भी फील्ड में जाते हैं तो जब योजनाओं की समीक्षा करते हैं तो इसकी भी समीक्षा की जाती है। और इसके अलावा जो नई चीज़ हमने अब जोड़ी है कि हम अब हर महीने जिलों की रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग जिलों की, कि भाई कितनी लड़कियां हुई, कितनों को लाभ दे दिया, कितनों को लाभ नहीं दिया है, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया है, तो वो सारी समीक्षा हर महीने उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट की रैंकिंग तय होती है। तो ये है हम लोगों का मॉनिटरिंग सिस्टम। और बहुत ही सुंदर तरीको है मॉनिटरिंग को। हाँ। कि जटा कोनी पुग्या बटा क्यों कोनी पुग्या ई की जानकारी भी विभाग स्वयं कर सी। हाँ, एक चीज़ हो, जैसे मान लीजिए मुझे लाभ नहीं मिला, मेरी बच्ची है, मुझे लाभ नहीं मिला, मैं कहाँ जाऊँ? तो अब एक तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट अफसर तो हैं ही, हमारे फील्ड में मेरा ग्राम पंचायत तो लगभग 65% हमारी पॉपुलेशन गाँव की आबादी है, तो वहाँ हमारे साथी ने, हर ग्राम पंचायत हमारे साथी को बता दो, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर बताओ, जो हॉस्पिटल है जहाँ डिलीवरी हुई है वहाँ बता दो कि साहब मेरे को इस वजह से लाभ नहीं मिला। और आपको कहीं नहीं जाना तो आप 181 हेल्पलाइन पर आप बता दो कि भाई साहब मेरे को ये बच्ची हुई थी और मेरा ये लाभ नहीं मिला, वो हमारे पास में आती है सूचना। फिर हम संबंधित हॉस्पिटल या किस कारण से वो लाभ, हम लोग खुद उसको मॉनिटर करते हैं और वो सुनिश्चित करते हैं कि भाई बच्ची तक वो लाभ मिले। और अगर मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो चूँकि योजना का स्टेट नोडल अफसर हूं, तो डेली बेसिस पर मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं कि साहब इस वजह से हमें नहीं मिला, तो जब तक हम लोग उसको फॉलोअप करते हैं जब तक उसको लाभ नहीं मिला, क्योंकि वापस 181 पर हमें जवाब देना होता है कि हाँ साहब इनको लाभ दे दिया गया है। तो कई बार क्या होता है कि जो मोटा मोटा चीज़ें जो सामने आती होता है कि IFSC कोड गलत होता है, बैंक चेंज हो जाता है, अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, या लिखने में कहीं जो अकाउंट नंबर लिखे उसमें मिस्टेक हो गई, तो हमें उनमें कई सारी दिक्कत आती है, तो उसका समाधान भी हम लोग प्रयास करते हैं। तकनीकी खामियां है, कोई तकनीकी खामी का कारण अगर आपको लाभ रह रही है तो छोटो सो प्रयास आपने करना है, बिका आगे को सारो प्रयास तो विभाग कर ही रहो है आपके खातर लाभ सुनिश्चित करवा को खातर, बा बेटियां की खातर, बा को जीवन सुरक्षित करवा की खातर, स्वस्थ करवा की खातर और शिक्षित करवा की खातर राज्य सरकार को और घणो ही अच्छे प्रयास है। तो मैं भी आशा कराला कि आप सगला ई लाभ से वंचित न रहो, ई लाभ के साथ बेटियां ने लाभान्वित करो और बा को जीवन सुरक्षित करो, शिक्षित करो। आप कार्यक्रम में जगदीश जी पधार्या, माना अति अच्छी जानकारी दी, वहाँ का दर्शका ने दी, तो दर्शक जरूर लाभान्वित हुआ उसी। अबार की खातर देवो इजाजत, तो फिर आवाला एक नई चौपाल में नई जानकारी एक नया विषय के साथ। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP मिलाकर
जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।